इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर फोर्स और टॉर्क का एक्सप्रेशन देखते हैं। सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P = Q × 2D है, जहां Q डाइपोल में जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है और 2D दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एक डाइपोल को रखे हैं। डाइपोल में दो चार्ज होता है, एक -Q और एक +Q। ये इस तरह से रखे हैं कि डाइपोल का एक्सिस मतलब निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है यही डाइपोल एक्सिस P का डायरेक्शन है। ये P इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाता है, मतलब थीटा है P और E के बीच का एंगल बिटवीन P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज थीटा। अब इस पे फोर्स लिखने के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में या E इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होता है। जैसे +Q चार्ज रखें तो पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, और अगर निगेटिव चार्ज रखें तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, और फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों ही केसेस में सेम होगा, F = Q × E। तो इस हिसाब से इस +Q चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, दिस इज फोर्स F = Q × E, और इस नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, तो ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स हो गया, F = Q × E। देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस डाइपोल पर नेट फोर्स हो गया 0। अब अगर किसी बॉडी पर दो ऐसा फोर्स लगता हो जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो और इसके साथ साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी अलग अलग हो, देखिए एक यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है, तो ऐसा फोर्स ही टॉर्क क्रिएट करता है। ऐसे फोर्स के चलते ही टॉर्क लगता है, मतलब बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट या यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ये घूम सकता है। जैसे किसी बॉडी पर मान लीजिए ना कि जितना फोर्स दाईं ओर लगा उतना ही फोर्स बाईं ओर भी लगा, लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है, एक ही पॉइंट पे दोनों फोर्स लग रहा है, तो इस केस में नेट फोर्स तो 0 होना ही है, टॉर्क भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यही फोर्स के लिए, इस बॉडी के लिए अगर एक फोर्स यहां लगता और दूसरे के लिए फोर्स इधर लगता, तो देखिए इक्वल और अपोजिट फोर्स है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी अलग अलग है, तो इस केस में इस बॉडी पर नेट टॉर्क लगेगा। नेट टॉर्क लगेगा मतलब बॉडी यहाँ पर रोटेट करेगा, रोटेट के घूम सकता है ये बॉडी। तो यहाँ पे डाइपोल में भी ऐसा ही बात है कि फोर्स इक्वल और अपोजिट है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है, तो इस केस में नेट फोर्स तो 0 हो गया लेकिन टॉर्क लगेगा। तो इसका नाम लिख दें, ये A और ये B, तो ये B पे फोर्स हो गया Q × E दाईं ओर टुवर्ड्स राइट और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और A चार्ज पे फोर्स हो गया, इसको FA लिखें, इसका मैग्नीट्यूड भी QE और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स हो गया F नेट, दोनों फोर्स का वेक्टर सम FA + FB, और वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये हुआ कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो FA को लिख सकते हैं QE - I कैप, और FB का मतलब QE दाईं ओर है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो QE और I कैप, इसको जोड़ दें तो इसका सम हो गया 0। तो एक रिजल्ट हो गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे, ध्यान दीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रखेंगे तो उस डाइपोल पर नेट फोर्स 0 होगा। अब देखिए टॉर्क के लिए टॉर्क कैसे निकालेंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये समझे बात कि टॉर्क क्यों लगेगा, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स अगर अलग अलग पॉइंट्स पे लगता है, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम नहीं होता है, तो ऐसा फोर्स टॉर्क क्रिएट करता है। तो इस केस में यही सिचुएशन है, तो ये दोनों फोर्स टॉर्क इस पे लगेगा, इस दोनों फोर्स के चलते टर्निंग इफेक्ट होगा, मतलब टॉर्क होगा। अब टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, तो टॉर्क निकालने के लिए R क्रॉस F का फॉर्मूला लगाते हैं। टॉर्क इज R क्रॉस F, वेयर R इज आर्म लेंथ एंड F इज द फोर्स। ये आर्म लेंथ क्या होता है, तो आर्म लेंथ होता है जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं, ये पॉइंट और जिस एक्सिस के अबाउट या जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लेना चाहते हैं उसके बीच का डिस्टेंस। मतलब हम लोग इस
ऑरिजिन के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, मतलब डाइपोल के सेंटर के अबाउट टॉर्क लेना चाह रहे हैं, तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है वहां से जहां फोर्स लगता है वहां इसको मिला दीजिए। ध्यान दीजिए, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है वहां से लाइन शुरू कीजिए और जहां फोर्स लगता है उसको मिला दीजिए। तो देखिए ये हमारा आर का डायरेक्शन हो गया, ये आर हो गया और फोर्स ये है, ये हो गया फोर्स। अब टॉर्क निकालते कैसे हैं, तो टॉर्क में आर क्रॉस एफ को अगर आप आगे देखें क्रॉस प्रोडक्ट से, तो ये आर और एफ साइन थीटा एन कैप होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन से। तो इसका मतलब कि ये आर तो हो गया कि जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लेंगे वो पॉइंट, और जहां फोर्स लगता है वो, इसके बीच का डिस्टेंस ही आर का मैग्नीट्यूड हो गया। और एफ साइन थीटा क्या है, तो एफ साइन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब इस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इस फोर्स का आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो फोर्स का इस, यही आर का डायरेक्शन यही हो गया, ये आर का डायरेक्शन है, आर कैप लिख रहे हैं। तो फोर्स का कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर लेने के लिए क्या करें, तो एफ को रिजॉल्व करते हैं। देखिए ये एंगल थीटा है अगर, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझते हैं। तो एफ को, इस एफ बी को रिजॉल्व कर लीजिए, इधर ये हो गया जिसके साथ एंगल मालूम है, इधर कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, मतलब एफ बी कॉस थीटा, या लिख सकते हैं क्यू ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया जिसके चलते टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क जिसके चलते काम करेगा वो एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया इस फोर्स का, क्यू ई साइन थीटा। अब टॉर्क लिख सकते हैं हम लोग कि बी, इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा था एफ बी, इसका इस ओ पॉइंट के बाद टॉर्क लिख सकते हैं, दिस टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ द फोर्स बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, तो ओ से बी का डिस्टेंस ही आर्म लेंथ हो गया। तो देखिए डाइपोल में 2d होता है, वो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, ए से ओ का डिस्टेंस भी d है और ओ से बी का डिस्टेंस भी d है। तो यहां पर ओ से बी का डिस्टेंस d हो गया और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन हो गया, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया क्यू ई साइन थीटा। अब आप समझिए कि डायरेक्शन के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, स्क्रू मतलब स्क्रू रूल लगा सकते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से फोर्स लगा के इसको खींचा जाए और इसको एक रड जैसा समझिए जो पाइवटेड है सेंटर से, तो ये फोर्स इस रड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता है, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। मतलब इस तरह से ऐसे रड है, यहाँ पे आप फोर्स लगाए हैं तो ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता है, तो हम डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, दिस इज क्लॉकवाइज। अब फिर उसी तरह से ये जो फोर्स लग रहा है एफ बी, इसके लिए भी टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला तो वही है, आर क्रॉस एफ ही है। तो देखिए आर क्या होता है, आर होता है कि जिस पॉइंट के ऊपर टॉर्क लेना है उस पॉइंट से जहां फोर्स लगता है उसको मिला दीजिए, तो वो आर का डायरेक्शन है। तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है वो ये ओ है, जहां फोर्स लग रहा है वो ए है, तो ओ से ए को मिला दीजिए, तो ये यहाँ पर आर का डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ आर हम लिखें तो इसको, तो हम लोग आर इसको लिखें तो ये तो उसके अपोजिट है, तो ये माइनस आर का डायरेक्शन हो गया। ध्यान दीजिए फोर्स कैसा, तो फोर्स होना चाहिए आर के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो ये है, फोर्स एफ ए ये है। देखिए ये एंगल थीटा, तो ये अपोजिट एंगल में ये थीटा हो गया और इस थीटा के चलते ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो गया। अब यहाँ पर एफ ए को भी हम रिजॉल्व कर लेंगे, तो इधर लिखेंगे एफ ए कॉस थीटा, मतलब क्यू ई कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट देखिए आर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो गया एफ ए साइन थीटा और क्यू ई साइन थीटा। मतलब कि टॉर्क लिखने में इस फोर्स का यूज करेंगे एफ ए साइन थीटा का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आर्म लेंथ हो गया ओ से ए का डिस्टेंस जो कि डी है। तो ए पर जो फोर्स लग रहा था, ए पॉइंट पर के, मतलब माइनस क्यू चार्ज यहाँ लिए थे, इस पर जो फोर्स लग रहा था उसका टॉर्क हो गया, आर्म लेंथ हो गया डी, और आर्म लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स हो गया एफ ए साइन थीटा, और एफ ए का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो क्यू ई, तो लिख दें क्यू ई साइन थीटा। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेट करता है तो रोटेशन में दो डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार फिर देखिए कि इस तरह से कोई रड है, यहाँ पे आप पाइवट किए हैं और ऊपर आप इसको खींच रहे हैं, तो ये भी ऐसे घूमना चाहिए, मतलब क्लॉकवाइज इसको भी घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज इसको भी घूमना चाहिए।
तो इसका भी टॉर्क का डायरेक्शन लिख दें कैसे, तो क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क लिखने के लिए दोनों टॉर्क को ऐड कर दें नेट टॉर्क निकालने के लिए, तो टाउ नेट हो गया टाउ बी प्लस टाउ ए, टाउ बी प्लस टाउ ए कर दें, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो दिस इज टाउ बी प्लस टाउ ए और डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही हो जाएगा। तो देखिए क्यू डी इंटू क्यू ई साइन थीटा, डी इंटू क्यू ई साइन थीटा दोनों तो सेम ही है, तो लिख सकते हैं 2 डी क्यू ई साइन थीटा क्लॉकवाइज। क्यू इंटू 2d के बदले हम लोग p लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट, तो ये हो गया p, क्यू इंटू 2d के बदले p e साइन थीटा क्लॉकवाइज। तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन हो गया, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा और डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। अब देखिए टॉर्क जब लगता है किसी डाइपोल पे, तो इसके अलग अलग एंगल के लिए, मतलब P और E के बीच का जो एंगल थीटा लिए हैं उसके अलग अलग वैल्यू के लिए टॉर्क का वैल्यू क्या क्या हो सकता है वो देखिए। तो टाउ का एक्सप्रेशन है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू 0 हो, थीटा 0 मतलब कि P और E के बीच का एंगल 0 हो गया, P क्या हो गया तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और E क्या हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फिगर में कैसे शो करेंगे कि थीटा 0 से क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की तरफ लेते हैं तो P का डायरेक्शन भी दाईं ओर होना चाहिए, मतलब x एक्सिस की तरफ होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है, तब होगा जब यहाँ पे माइनस क्यू लिखें और यहाँ पर प्लस क्यू लिखें, तो P का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ हो गया, तो P और E के बीच का एंगल 0 हो गया। तो यहाँ पर टॉर्क हम लोग लिख देंगे इस केस में टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये टॉर्क 0 हो गया। कि अगर डाइपोल का एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, तो इस केस में डाइपोल पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर थीटा का वैल्यू 180 ले लें और यहाँ लिख दें थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 में क्या होगा कि P और E के बीच का एंगल एक दूसरे के अपोजिट हो गया। मतलब ऐसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप x एक्सिस की तरफ दिखा रहे हैं तो P को दिखाना चाहिए ऐसे, तो P और E एक दूसरे के अपोजिट हो गया। ऐसा P कब होगा, जब यहाँ पे माइनस क्यू हो और यहाँ पर प्लस क्यू हो, तो P का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ हो गया, ये P का डायरेक्शन हो गया और E इधर है, P और E के बीच का एंगल हो गया 180, तो ये साइन 180 भी 0 होता है, तो इससे इस केस में भी टॉर्क का वैल्यू हो गया 0, मतलब पी ई साइन 180 दिस इज इक्वल टू 0। अब एक और केस बच गया, देखिए दो वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा है उसका मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 180। दो वेक्टर के बीच के एंगल का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू 180 हो सकता है। तो इस दोनों केस के लिए तो टॉर्क देख लिए। अब देखिए कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। तो जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा कि डाइपोल एक्सिस, मतलब डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर हो जाए किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। फिगर में सिचुएशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है और P का डायरेक्शन ऐसा बनाना है कि P E के परपेंडिकुलर हो जाए। तो ऐसा तब करेंगे जब यहाँ माइनस क्यू ले लें और यहाँ पर प्लस क्यू लें, तो P का डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ हो गया, माइनस से प्लस की तरफ, P और E के बीच का एंगल 90 डिग्री। या फिर एक और सिचुएशन, इसी में माइनस क्यू को ऊपर बना दें और यहाँ प्लस क्यू बना दें, तो P का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, तो P और E के बीच का एंगल 90 डिग्री। इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा और ये लिखेंगे PE sin 90 एंड दिस इज इक्वल टू P इंटू E sin 90 का वैल्यू 1 हो गया। तो ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज टाउ मैक्स इज इक्वल टू P इंटू T। अब टॉर्क को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में भी लिखते हैं, P क्रॉस E से भी लिखते हैं। P sin थीटा जो क्लॉकवाइज आया वो देखिए टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E भी लिखा जाता है। यहाँ इसको समझते हैं P और E का डायरेक्शन में कैसे लिखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ ले लिए, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, P का डायरेक्शन ये हुआ माइनस से प्लस की तरफ,
ये P है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो P और E के बीच का एंगल हो गया थीटा। ये डाइपोल का सेंटर O, इसका नाम A लिखते हैं, इसका नाम B लिखते हैं। अब जरा देखिए, B पर जो फोर्स लग रहा था वो इधर लग रहा था, ये FB था, FB इज इक्वल टू Q इंटू E, और A पर जो फोर्स लग रहा था वो निगेटिव चार्ज होने के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, वो इधर लग रहा था FA। अब टॉर्क लिखने के लिए टॉर्क ऑफ द फोर्स B टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। R का मतलब क्या बोले कि जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क लेना है वहां से जहां फोर्स लगता है उसको आप R से शो करें, ये R का डायरेक्शन है, मतलब इस अलोंग O टू B। अब जब A पर जो फोर्स लग रहा है इसका टॉर्क लेंगे तो यहाँ पर R का डायरेक्शन O से A की तरफ हो जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो R है वो इस F के इस R के अपोजिट है, और जो F है यहाँ पे F टुवर्ड्स राइट है और यहाँ पर F टुवर्ड्स लेफ्ट है। जरा देखिए यहाँ पे लिखें, यहाँ पर हम लिखेंगे OB क्रॉस F, और उसी तरह से अगर A का टॉर्क लिखेंगे, मतलब A पर जो चार्ज रखे हैं उस पर जो फोर्स लग रहा है इसका टॉर्क लिखेंगे, तो ये लिखेंगे OA, ये R का डायरेक्शन हो गया। यहाँ भी लिखना है R क्रॉस F ही, मतलब OA क्रॉस F। अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि अगर हम O से B के डायरेक्शन को अगर R बोलते हैं तो O से A का जो डायरेक्शन है वो तो माइनस R हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के चलते ये माइनस R हो जाएगा। क्या ठीक है बात है? R इधर है क्रॉस की, इसका अपोजिट में तो माइनस R हो जाएगा। अगर इसको आप F लिखते हैं तो ये वाला तो माइनस F हो जाएगा। तो वेक्टर में अगर लिखें कि ये अगर R क्रॉस F इसको आप लिख रहे हैं, O से B को अगर आप R सपोज करते हैं तो O से A को आपको लिखना चाहिए ये माइनस R, और ये फोर्स जो लिख रहे हैं अगर इसको आप दाईं ओर वाले को प्लस मानते हैं तो इसको आपको लिखना चाहिए माइनस F, मतलब F इज इक्वल टू Q इंटू E हो गया टुवर्ड्स I, एंड R इज इक्वल टू O टू B, मतलब इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे टॉर्क हो गया माइनस माइनस कैंसिल, R क्रॉस F, B का टॉर्क, A का टॉर्क ये हो गया और B का टॉर्क ये हो गया। तो नेट देखिए इसको R क्रॉस F ही लिखें, O से B को ही हम लोग R माने हैं, O से B को R माने हैं, तो O से A माइनस R हो गया। इसको आप F बोले हैं तो इधर वाला तो माइनस F हो गया। देन नेट टॉर्क इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर दें, R क्रॉस F और फिर R क्रॉस F, तो ये हो गया 2 इंटू R क्रॉस F, ये हो गया 2। अब R के जगह पर क्या था, तो O से B के डायरेक्शन को हम लोग, मतलब P का, देखिए O से B को ही R मानते हैं इसलिए ना कि ये D का डायरेक्शन था, मतलब P का डायरेक्शन था, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था। तो O से B को हम लोग बोले हैं तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर D, और क्रॉस यहाँ देखिए F के जगह पे Q इंटू E लिखेंगे, Q इंटू 2D को P लिख सकते हैं, दिस इज P क्रॉस E। क्रॉस प्रोडक्ट है, आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। देन टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, इसी को लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के रोटेशन से, डाइपोल को रोटेट करने में जो वर्क होगा वो, और इस वर्क के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगा उसके लिए एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं वो। तो सपोज कर लें कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखे हैं। वही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के तरफ ले लें और इसमें एक डाइपोल रख दिए माइनस Q, और यहाँ पर रखें प्लस Q। ये P का डायरेक्शन हो गया माइनस से प्लस की तरफ, ये P का डायरेक्शन है और E इधर है, P और E के बीच का एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अभी हम लोगों ने देखा कि इस सिचुएशन में इस पे जो टॉर्क लगता है वो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा था, और इसका डायरेक्शन था क्लॉकवाइज। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस पे जो टॉर्क लगता है इसके चलते ये डाइपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहता है ऐसे। अब इस टॉर्क के अपोजिट में अगर हम लोग कोई टॉर्क लगाएं जिससे कि हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ले जाना चाहते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, इस प्रोसेस में हमको वर्क करना होगा।
क्योंकि यहाँ डाइपोल में टेंडेंसी है नीचे आने की। जैसे ऐसे समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखी है, तो इस प्लस क्यू चार्ज में टेंडेंसी है फील्ड के डायरेक्शन में चलने के लिए, क्योंकि इसमें फोर्स लगता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डाइपोल रखे हैं तो डाइपोल में टेंडेंसी है क्लॉकवाइज घूमने की। अगर आप इस चार्ज को इधर ले जाना चाहते हैं, फील्ड के अपोजिट ले जाना चाहते हैं, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। आप फोर्स लगाएंगे तभी ये चार्ज इधर जा सकता है, फील्ड के अपोजिट जा सकता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक टॉर्क जो लग रहा था वो इसको क्लॉकवाइज घुमाता है। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं तो आपको टॉर्क लगाना होगा, एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे लगाना होगा। इसी बात को और से समझिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते एम मास का बॉडी है वो नीचे आना चाहता है। देखिए इसको E लिख दें, ग्रेविटेशनल फील्ड लिख रहे हैं, कंपेयर कीजिए, इससे एक जैसा बात है। अब इस बॉडी को अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, एम मास की बॉडी को अगर आप उठाना चाहते हैं, फील्ड के अपोजिट ले जाना चाहते हैं, तो आपको फोर्स लगाना होगा, आपको वर्क करना होगा। तो आप जो यहाँ वर्क करेंगे वही वर्क इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो वही बात यहाँ पर भी है कि ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में चलना चाहता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर आप फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस बॉडी को इस चार्ज को चलाएंगे तो आपको वर्क करना होगा, और यही वर्क इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। उसी तरह से वही वहां पे टॉर्क वाले केस में भी ये बात है कि डाइपोल में टेंडेंसी है क्लॉकवाइज घूमने की, तो अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे टॉर्क लगाकर, तब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो इस डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घुमाएंगे तो हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे। वो टॉर्क का वैल्यू इतना ही होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन इसका उल्टा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तब ये डाइपोल उल्टा घूम सकता है। अब ये जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है P पर, E पर और साइन थीटा पर, मतलब थीटा पे। मतलब टॉर्क वेरिएबल है, थोड़ा सा भी थीटा चेंज होगा तो टॉर्क चेंज हो जाएगा। तो अब थीटा, इसको रोटेट करने के लिए हम लोग वर्क निकालना चाहते हैं कि हम लोग जो वर्क करेंगे यहाँ पर वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये वेरिएबल टॉर्क के चलते वर्क निकालने के लिए प्रोसेस क्या लगाएंगे कि पहले हम लोग इसको एलिमेंट्री एंगल डी थीटा से रोटेट करेंगे। देखिए ये डी थीटा एंगल से रोटेट किया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू, जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, वैसा ही रोटेशन के केस में वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो टॉर्क तो हो गया P sin थीटा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया d थीटा। हम लोग जो टॉर्क लगा रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है और डिस्प्लेसमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज, इधर ही ले जाना चाहते हैं, टॉर्क भी इधर ही लगाएंगे। तो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होने के चलते एलिमेंट्री वर्क लिखते हैं PE sin थीटा इंटू डी थीटा। देखिए जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं वैसा ही टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये तो एलिमेंट्री वर्क हो गया डी थीटा एंगल के लिए। अब सपोज कीजिए ना कि हम लोग डाइपोल को किसी एक इनिशियल पोजीशन थीटा 1 से, शुरू में डाइपोल ऐसे था, ये थीटा 1 एंगल बना रहा था, और इससे आप किसी दूसरे पोजीशन में ले जाना चाहते हैं -q +q, ये एंगल थीटा 2 ले जाना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क करना होगा, तो यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क के चलते वर्क निकालने के लिए इस एलिमेंट्री वर्क का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे PE कांस्टेंट है, बाहर हो गया, and integration of sin theta d theta for limit theta 1 to theta 2, then W external is equal to PE sin theta का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, ये थीटा 1 और ये थीटा 2, माइनस को आप बाहर रखें तो PE ये हो गया cos थीटा 2 माइनस अपर लिमिट पुट किए माइनस लोअर लिमिट थीटा 1 और माइनस को एडजस्ट कर लीजिए, तो ये हो गया PE वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क PE, और ये हो गया cos, यानी कि माइनस चला गया तो ये cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क हो गया W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब ये जो वर्क किए हैं एक्सटर्नल फोर्स, जो वर्क एक्सटर्नल टॉर्क जो वर्क किया है, यही वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन में इस डाइपोल को रोटेट किए हैं। इस प्रोसेस में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क है वो यही है, ये ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क है PE
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और टॉर्क एंड इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क और फोर्स। डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल, यहाँ फाइनल थीटा 2 है, थीटा 1 पोजीशन से रोटेट करके थीटा 2 पोजीशन पे लाएं, माइनस यू थीटा 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हो गया चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। डाइपोल को रोटेट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होगा उसमें कितना चेंज होगा उसके लिए ये एक्सप्रेशन हो गया, और डाइपोल को रोटेट करने में जो वर्क करेंगे उसका एक्सप्रेशन ये हो गया। तो यहाँ पे सिचुएशन लेते हैं कि इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल लेते हैं, मतलब जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, मतलब माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। देखिए इस सिचुएशन में इसका एनर्जी को जीरो लेते हैं, मतलब यू थीटा 1 इज इक्वल टू जीरो, और इस पोजीशन से डाइपोल को किसी दूसरे पोजीशन में ले जाते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये एंगल है थीटा, ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो थीटा 2 इज इक्वल टू सम एंगल थीटा, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा 2 के जगह पे थीटा लिख दें, यू थीटा माइनस, जब ये 90 डिग्री पर था तब इसका एनर्जी जीरो मानते हैं। देखिए जीरो क्यों मानते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि ये दोनों जो पॉइंट है फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ता है, सॉरी फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने से पोटेंशियल घटता है। ये दोनों पॉइंट के हिसाब से अगर ये एक पॉइंट यहाँ रहता और एक पॉइंट यहाँ रहता तो ए और बी का पोटेंशियल अलग अलग होता, लेकिन अब बी को अगर इसी लाइन पे रख दें तो इस डायरेक्शन के लिए ये दोनों पॉइंट एक जैसा है, मतलब दोनों में फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ए और बी के लिए हम लोग इसी पॉइंट को मानते हैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल जब पी ई के परपेंडिकुलर हो। तो यू थीटा 2 के जगह पे थीटा लिख दें, माइनस यू थीटा 1 के जगह पे 90 लिख दें। यू थीटा 1 यू 90 डिग्री के एंगल पे इसका एंगल जीरो, एनर्जी जीरो माने, तो जीरो इज इक्वल टू पीई, और यहां पे हो गया cos थीटा 1 90 है, माइनस थीटा 2 थीटा है, देन यू थीटा इज इक्वल टू पीई cos 90 जीरो माइनस cos थीटा, और यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा, और पी cos थीटा को आप p डॉट ई लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट से p cos थीटा को लिखा जा सकता है, माइनस यहाँ है तो माइनस p डॉट ई। देखिए ये माइनस p डॉट ई का फॉर्मूला तभी लगना है जब शुरू में p e के परपेंडिकुलर हो और बाद में इस पोजीशन से डाइपोल को आप किसी दूसरे पोजीशन में ले जाइए। तो इस केस में एनर्जी स्टोर का एक्सप्रेशन ये है। कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है जब p e के पैरेलल होता है, उस केस में थीटा 1 जीरो लेंगे और थीटा 2 का वैल्यू थीटा लेंगे, मतलब उस पोजीशन से जब पीई के पैरेलल हो उससे किसी दूसरे एंगल में रोटेट करना हो, तो वर्क डन के लिए थीटा 1 जीरो हो गया और थीटा 2 ये हो गया। अब देखिए एनर्जी के एक्सप्रेशन में कि अगर पी डाइपोल मोमेंट वाले किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को पी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किसी थीटा एंगल पे रहने से उसका एनर्जी क्या हुआ, तो U इज इक्वल टू हुआ माइनस पी डॉट ई, और इसी को लिखते हैं U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट प्रोडक्ट है तो पी ई कॉस थीटा। क्या हुआ बात कि अगर पी डाइपोल मोमेंट का कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिससे पी और ई के बीच का एंगल थीटा है, तो इस केस में इसका एनर्जी लिखते हैं U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। अब जरा देखिए यहाँ पर सिचुएशन फिर वैसे उसी की तरह लें जैसे टॉर्क में लिए थे कि थीटा का वैल्यू अगर जीरो ले लें, मतलब P और E का डायरेक्शन सेम है, E इधर और P का डायरेक्शन भी x एक्सिस की तरफ, यहाँ माइनस Q यहाँ प्लस Q, जिससे P का डायरेक्शन भी दाईं ओर बनाए, तो P और E अगर पैरेलल हो गया
मतलब ये भी बोल सकते हैं कि P is parallel to E, then U is equal to minus PE cos 0, this energy is equal to PE cos 0 1 हो गया. If theta is equal to 90 degree, then U is equal to, ये तो 0 आना ही है, PE cos 90 is equal to 0, एनर्जी 0 है. और when थीटा इज, यानी कि P परपेंडिकुलर है E के, तो इसका एनर्जी 0. और when थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियन, इसका फिगर कैसे बनेगा? तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिए, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू लें, तो ये P का डायरेक्शन इधर है, तो PE के अपोजिट हो गया. देन U इज इक्वल टू माइनस PE cos 180 इज इक्वल टू माइनस 1. Then this becomes U is equal to PE. जब PE के एंटी पैरेलल हो, मतलब PE के अपोजिट हो, तो एनर्जी PE, देखिए अभी एक 180 डिग्री से आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का मिनिमम एंगल 0 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा कितना 180 डिग्री. तो इस रेंज में देख लीजिए सबसे कम एनर्जी तब है जब थीटा 0 होता है. मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर हो तो उस केस में एनर्जी इसका मिनिमम, और जब PE के अपोजिट होता है तो इस केस में इसका एनर्जी मैक्सिमम. अब देखिए कि कोई भी सिस्टम हो वो अपने एनर्जी को मिनिमम रखना चाहता है जिससे कि उसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देंगे तो वो चाहेगा कि अपनी एनर्जी को मिनिमम रखें. तो मिनिमम रखने के लिए अगर आप छोड़ दिए डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये धीरे धीरे अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर लेगा, जिससे कि इसका एनर्जी मैक्सिमम हो, सॉरी एनर्जी इसका मिनिमम हो जाए और इसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए. स्टेबिलिटी मैक्सिमम और एनर्जी मिनिमम. तो मिनिमम एनर्जी वाले सिचुएशन में, ये मिनिमम एनर्जी का सिचुएशन है, मिनिमम एनर्जी, और इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. और ये हो गया मैक्सिमम एनर्जी. ये मैक्सिमम एनर्जी है, या इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अब ये क्वेश्चन हो सकता है इसमें कि आपको किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से या स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल पोजीशन में लाना है, तो उस प्रोसेस में कितना वर्क आपको करना होगा. तो जैसे ही बोलेगा कि स्टेबल पोजीशन से या स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन में ले जाना है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि थीटा 1 इज इक्वल टू शुरू में 0 डिग्री है. स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब PE के पैरेलल है, और अनस्टेबल पोजीशन में ले जाना है मतलब थीटा 2 इज इक्वल टू पाई या 180 डिग्री हो गया. देन W वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क. हम लोग जो घुमा के ऐसा वर्क कर सकते हैं वो क्या, W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, PE थीटा 1 का वैल्यू 0, थीटा 2 का वैल्यू 180. इसको सॉल्व कर लेंगे. PE cos 0 1, ये -1 हो गया, दिस बिकम्स 2 PE.